सबसे बड़ा सेंसेशन तो आप दोनों का ही पोस्ट, जिसके फीड पे जाइए एक ही परिवार से 2-2 अधिकारी बनना। तो ये आपके दोनों परिवारों डेटा बहुत ज़्यादा लिखा गया है इसमें, देखिए डेटा लिखा गया है और एकदम से मैपिंग की गई है, रोडवेज कहाँ-कहाँ, क्या-क्या। एक्चुअल में पीवाईक्यू पहले देखना चाहिए। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप या तो ऐसा करिए कि आप पढ़ लीजिए। मैं ऐसा करती थी कि इससे एक्चुअली लास्ट ईयर मेरे 99 आए थे ऐसे में, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं किया। इनिशियली लाइक 8 मंथ्स है, तो इनिशियली 5 मंथ्स तक तो मेंस की प्रिपरेशन करें, एंड जिन लोगों का प्रीलिम्स बहुत टाइम से नहीं निकल रहा है तो वो लास्ट के 3 मंथ्स एटलीस्ट लगा। पीवाईक्यू पिछली बार आई थिंक 10 साल के पढ़े होंगे, बट इस साल मैंने हिंदी के लिए ये किया कि जितने भी पीवाईक्यू आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का रिजल्ट जब से जारी हुआ है, तब से सबसे ज़्यादा जो वायरल सिलेक्शन है, वो ननद और भौजाई का है, जो कि प्रयागराज में एक ही घर में रहती थी और दोनों का सिलेक्शन एक ही साथ हुआ। एक का डीएसपी पे हुआ और सीटीओ रैंक पर हुआ भाभी जी का सिलेक्शन। तो आज इनका इंटरव्यू लेने आए हैं। एक कंबाइंड इंटरव्यू हमने पहले भी पोस्ट किया है और अब इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी क्या रही है, भाभी जी की अलग स्ट्रैटेजी और ननद की अलग स्ट्रैटेजी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे साथ श्रेया शर्मा मैम है, जिनका सिलेक्शन सीटीओ की पोस्ट पर हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, हमें इनवाइट करने के लिए, इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। तो सबसे पहली बात कि आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है और आपका माध्यम क्या रहा है तैयारी का? सर मेरा माध्यम रहा है इंग्लिश, एंड मैंने 12th तक तो पीसीएम से किया है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, हुँ, हुँ। एंड आफ्टर दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज यूपीएससी पर्टिकुलरली, एंड आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट्स एंड आई शिफ्टेड टुवर्ड्स यूपीपीएससी। उसी दौरान मैंने एसएससी का भी एग्जाम दिया, सो आई वाज सिलेक्टेड एट द पोस्ट ऑफ ऑडिटर। सो 2 ईयर्स से मैं एज ऑडिटर वर्क कर रही हूँ इन सीएजी ऑफिस इन बैंगलोर। अच्छा, बेंगलुरु में आप मतलब जॉब भी कर रही हैं। जी जी जी, 2 अच्छा, साल आपकी से। शादी कब हुई? सर मेरी शादी भी इस अटेम्प्ट के दौरान ही हुई है, 2024 अटेम्प्ट के दौरान। लास्ट ईयर ही मेरी शादी हुई। जी अच्छा, बहुत लोग ये सोचते हैं कि मतलब अधिकारी बनने के बाद अधिकारी मिले, तो कैसे शादी आपकी हो गई? जी। सर शादी का क्राइटेरिया यही था कि मैं जैसे ही जॉब मिल जाएगी मुझे, तो एक डिसेंट एज पे आई विल मतलब कंफर्म कि ठीक है मैरिज, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का भी था कि डिसेंट एज पे हो जानी चाहिए। सो जैसे ही मतलब मुझे मेरे हस्बैंड से मुलाकात हुई एंड जान पहचान हुई, तो मुझे लगा कि आई थिंक ही इज़ द राइट वन फॉर मी। तो एंड ये अभी आई थिंक साबित भी हो गया है किसी ना किसी वे में। मतलब लकी एक तरीके से हाँ, रहे हैं, एक लकी घर फॉर आपके मी। लिए एकदम लकी रहा है आपके हाँ लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल मेरे लिए बहुत लकी रहा है। तो जैसे यहाँ पे मैंने शादी कर ली, बट मतलब मेरे लिए अच्छी बात ये रही कि परिवार एंड मायका दोनों ने ही इक्वली सपोर्ट किया है पूरे जर्नी के दौरान। इवन इंटरव्यू में जो मेरा रियल इंटरव्यू था उसमें मेरे मम्मी पापा भी आए थे, मेरे ससुराल वाले भी, सब लोग आए थे हमें दिलाने के लिए। तो सब पूरा परिवार इक्वली एक्साइटेड था। एंड इंटरव्यू टाइम में पापा फ़ोन करके करंट अफेयर्स का बताते थे, इधर से मेरे फादर इन लॉ वो भी बताते थे। सब लोग मतलब पूरा मतलब ऐसा करंट लग। का पूरा बताते थे कि मतलब क्या-क्या हाँ, चीज़ें। हाँ, हाँ, वो उनको जो बेस्ट लगता था अपनी तरफ से जो एफर्ट कर सकते थे, वो करते थे। तो सारे ही लोग यहाँ यहाँ मेरे बड़े पापा हैं, दोनों बड़े पापा ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने भी पूरा गाइड किया। एक्चुअली वो भी पहले इसी जॉब टीसीएस जॉब में हुँ, थे। हुँ। सो उन्होंने पूरा गाइड किया कि आपको कैसे राइट वे है बात करने का, एंड हाउ टू स्पीक लाइक द एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड लाइक इन कंसाइज वे। सो हुँ, हुँ। दैट इज़ तो देखिए, ये सिलेक्शन एक तरीके से मिसाल है और उनके लिए मिसाल है जो कि अपनी बहुओं को पढ़ाते नहीं हैं। शादी के बाद उनके घरों के कामकाज में व्यस्त कर देते हैं, जबकि उनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसी से आपके सवाल, सबसे पहला सवाल कि आपकी ननद ननद का भी सिलेक्शन हुआ है, जी, जी, तो जी। उसका कितना बड़ा रोल रहा है? क्योंकि वो उसका डीएसपी रैंक पे सिलेक्ट हुई है हाँ, और हाँ, आप हाँ। सीटीओ, क्योंकि आपको एक कंफर्टेबल जॉब चाहिए थी। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने तो डीएसपी को एक्चुअली टुवर्ड्स एंड ही भरा था, बिकॉज़ अब मुझे मेरी एबिलिटीज़ के हिसाब से मुझे जॉब प्रेफ़रेंस भरना था। सो मैंने जैसे जो प्रेफ़रेंस भरी थी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस तो एंड कौन-सी स्किल्स। प्रेफ़रेंस आपको मिली? सर मुझे आई थिंक मेरी 4th-5 प्रेफ़रेंस हुँ, थी हुँ। सीटीओ, तो वो मुझे मिल गई। पहले तो एसडीएम था, हाँ, दूसरे पे क्या फिर था? ट्रेज़री ऑफ़िसर भरा था हुँ, मैंने, हुँ, टीओ। एसीजीएसटी भरा था, हुँ, बिकॉज़ मैं हुँ। अभी ऑडिटर प्रोफ़ाइल पे हुँ, हूँ, तो हुँ। मुझे लगा कि मेरा जो जॉब हुँ, एक्सपीरियंस है वो हुँ। बेटर मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी। हुँ, सो आई हुँ। थिंक वो मुझे रिलेटिवली बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस मुझे वैसी ही जॉब मिली।
सो तो आई ये थिंक हाँ मतलब अच्छा रहा सिलेक्शन। जी तो मतलब आपने कोचिंग किया था कि नहीं यूपीएससी, जब यूपी पीसीएस की आप तैयारी करी थी तो आपने इनिशियल स्टेज में कोचिंग किया था कि नहीं किया था? सर मैंने डेडिकेटेड कोई कोचिंग नहीं करा है, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है एंड सबको करनी भी चाहिए ज्वाइन। टेस्ट सीरीज को मतलब कोचिंग नहीं कहते कि हाँ मतलब जी आपने जी। अगर फाउंडेशन बैच नहीं लिया है जीएस नो का या किसी का, नो तो सर। आपने विदाउट कोचिंग तैयारी की है जी आपने। जी मैंने लेकिन आपका बैकग्राउंड तो इलेक्ट्रिकल, मतलब आपने इंजीनियरिंग किया है, हाँ हाँ तो उसका मैंने बैकग्राउंड से। इंजीनियरिंग करा, बट उसके बाद जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करा तो मुझे लगा कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, एंड जैसे जैसे मैं टेस्ट देती थी तो मुझे अपनी जो रैंक एंड कैपेबिलिटी है, मुझे लगता था कि आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ। तो इस वजह से फिर मैंने कंटिन्यू किया एंड मुझे फाउंडेशन बैच की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो भी बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं, प्रयागराज, दिल्ली, कहीं शहर के किसी भी कोने में हो, जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं, जो 12th बाद या ग्रेजुएशन बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, मैक्सिमम तो ग्रेजुएशन बाद ही करते हैं, तो वो कहाँ से शुरू करें एनसीआर, क्योंकि आपका बेस भी उतना आर्ट्स वाला नहीं था। जी तो वो चीज़ें बताइए, पूरी एकदम होल स्ट्रैटेजी अपनी बताइए। आपको ही बोला इस इंटरव्यू में, जी क्या क्या आपने किया सब कुछ बता डालिए। अच्छा। सो जस्ट आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेबस। तो उसके बाद मैंने जो बेसिक बुक्स है अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने उसको लिया, ओनली वन रिसोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। उसके बाद उसमें रिसोर्स भी बता दे चलिए ना धीरे धीरे। हाँ हाँ, जैसे रिसोर्स GS1 हिस्ट्री के लिए मैं बोल सकती हूँ स्पेक्ट्रम, एंड एंशियंट मेडिवल के लिए एनसीईआरटीज पढ़ी थी। इसके साथ यूट्यूब वीडियोस। किस क्लास के एनसीईआरटी पढ़ी थी आपने? एनसीईआरटी सर मैंने पढ़ी थी, हिस्ट्री के लिए मैंने 7th 8 9 10th आई बेस थिंक पढ़ी मजबूत थी। करने के लिए। यस, क्योंकि वो मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा था, तो वो मैंने करा। एंड उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा। देन ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11 12 की एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी अच्छा, है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ती थी आप? ये भी सवाल यहाँ से उठ जाता है कि एनसीईआरटी जी, जब पढ़ती तो कैसे पढ़ती थी? एनसीईआरटी आप मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप हाईलाइट करिए, उसको रिपीटेड रिविजन्स करिए। इसके साथ पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप पीवाईक्यू देखिए कि एक्चुअली पीवाईक्यूज देखिए। हाँ, कि उस सब्जेक्ट से एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, नहीं तो हर लाइन पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हम्म। सो इसीलिए जो तो पीवाईक्यू सबसे है, पहले एनसीईआरटी पढ़ेगी, सबसे पहले पीवाईक्यू देखें? एक्चुअल में पीवाईक्यू पहले देखना चाहिए। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप या तो ऐसा करिए कि आप पढ़ लीजिए, मैं ऐसा करती थी कि चैप्टर पढ़ती थी, देन जस्ट पीवाईक्यू देखती थी। फिर जब नेक्स्ट रिवीजन होता था तो मुझे पता है कि उस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, तो इसी से रिपीटेड तो मतलब एक रिविजन्स में। रीडिंग लगा लें, यस। दूसरी रीडिंग लगा लें। नोट्स हाँ कब बनाए एनसीईआरटी की? सर, मैंने एनसीईआरटी के नोट्स तो नहीं बनाए, उसी में मैंने हाईलाइट कर लिया था। हम्म। फिर ग्रेजुअली ओवर द इयर्स मैंने जी जब मेंस का टाइम आया तब मैंने GS1 GS2 सबके नोट्स बनाए थे, टॉपिक वाइज बनाए थे। तो जी। पॉलिटी कहाँ से पढ़ी आपने? पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ी थी, एंड हम्म। साथ में यूट्यूब वीडियोस देखे थे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहाँ से वीडियो देखे थे आपने यूट्यूब के? सर एक चैनल था डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा आई थिंक, हम्म। उनका चैनल मैंने फॉलो किया था। ज्योग्राफी के लिए कहाँ से यूट्यूब वीडियो देखा था आपने? ज्योग्राफी के लिए आई थिंक मृणाल सर का मैंने देखा था। हम्म। थोड़ा टाइम हो गया तो मैं एग्जैक्टली नहीं, बट आई थिंक उनका है, अभी भी वीडियोस अवेलेबल होंगे, वो हम्म। देख सकते हैं। और इकॉनमी कहाँ से कवर किया आपने? इकोनॉमी के लिए भी एनसीईआरटी प्लस 11 12 की एनसीईआरटी प्लस सम यूट्यूब वीडियोस, हम्म। तो ये इससे आप कवर कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के लिए सर उसके लिए भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, और यूट्यूब वीडियोस से मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करा था। एथिक्स कहाँ से कवर किया? बट सर मैं यूट्यूब वीडियो मतलब एक बार देखती थी, ये नहीं कि उसके बाद रिवीजन करने के टाइम बस अपना जो नोट्स एंड बुक्स है उसको पढ़ती थी। और आपने साइंस कहाँ से? साइंस तो बैकग्राउंड ही रहा हाँ आपका। हाँ, मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा है, तो मैंने अलग से उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी। जो करंट अफेयर्स था बस उससे मैंने लास्ट में उसको अपडेट कर दिया था। पेपर 5 और 6 आपने कहाँ से कवर किया? पेपर 5 एंड 6 का इनिशियली 2023 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ये पेपर, तो उस टाइम ओनली आईएएस की एक बुक पब्लिश हुई थी, तो उसको मैंने पढ़ा था। बट मुझे मतलब उस टाइम उतना अच्छा स्कोर नहीं आया था, तो उसके बाद मैंने उसको कवर अप नेक्स्ट दिस ईयर में 2024 में मैंने कवर किया विद द आईएएस बुक एंड यूपी स्पेसिफिक डेटा, जो मैंने खुद फिर ढूंढ ढूंढ के फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट साइट्स एंड अदर पोर्टल्स से मैंने उसको ढूंढा, एंड यूपी स्पेसिफिक डेटा, डायग्राम्स, फैक्ट्स, बजट डायग्राम्स, ये सब मैंने इंक्लूड किया इस बार। आपका इंग्लिश मीडियम है जी और जी आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है। जी। हिंदी विषय आपने कैसे पढ़ा? या हिंदी विषय में मुझे थोड़ा दिक्कत हुई थी लास्ट ईयर, मुझे वैल्यू नहीं पता थी हिंदी की, ऑल्दो मेरे मार्क्स अच्छे लास्ट ईयर भी थे, बट इस टाइम मैंने और बेटर वर्क किया कि मैंने पीवाईक्यू पिछली बार आई थिंक 10 साल के पढ़े होंगे, बट इस साल मैंने हिंदी के लिए ये किया कि जितने भी पीवाईक्यू रहे हैं हिंदी के लिए अभी तक, जो भी यूपी पीसीएस ने पूछे हैं वो सब मैंने पढ़े।
तो उससे मुझे थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हुआ बिकॉज कवरेज ब्रॉड हो गई। हम्म। तो इसीलिए मुझे लगा कि जो क्वेश्चंस आए थे वो उससे मैं टैकल कर पाई। सो लाइक फॉर एग्जांपल मुहावरे, इस बार मुझे जो सारे मुहावरे आए थे उसमें से सबका अर्थ पता था, बट लास्ट ईयर ऐसा नहीं हो पाया था। तो मैंने ये अच्छा, ऐसा कैसे चेंज की किया। तैयारी कैसे की आपने? ऐसे एक्चुअली लास्ट ईयर मेरे 99 आए थे ऐसे में, हम्म। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं किया, उसी पुराने नोट्स को ही रिवाइज किया था। एंड कुछ कुछ जो मैंने इस बार टेस्ट लिखे थे एंड उसका मॉडल आंसर होते हैं उसमें कुछ कोटेशंस एंड एग्जांपल्स एंड बजट ये सब अपडेट किया था बस। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ती थी? करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स थोड़ा वाइड होता है, आईडिस्टी एंड यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ कुछ कौन से जो चैनल्स हैं, वही बता सकती हैं? चैनल। सर एससीएस है, उसका मंथली करंट अफेयर्स आता है, वो मैंने हम्म। करा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ईयरली भी आप देख सकते हैं, हम्म। ईयरली मैगजीन्स आती हैं कुछ, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स 365 आती है एक, या मेक आईएएस का भी कुछ कुछ वो लोग पब्लिश हम्म। करते हैं लास्ट में प्रीलिम्स के टाइम पे। तो वो करके आप अपना इनहांस कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का ट्राई कर सकते हैं। तो ये वो मैंने चीजें करा। थी यहाँ पर। जी। रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है? रिवीजन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। बड़े ही आप पढ़िए कम बट रिवाइज ज़्यादा करिए, ये मुझे ऐसा लगता है। तो कितने दिन पे रिवीजन करती थी, डेली करती थी कि मतलब एक फिक्स रहता था कि? नहीं नहीं, डेली नहीं पॉसिबल होता है। एक बार आप एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, मतलब सब्जेक्ट्स कवर कर लीजिए एक बार। मैं तो ऐसा करती थी, सारे सब्जेक्ट्स वन टाइम पढ़ लिए, उसके बाद फिर से नेक्स्ट रिवीजन स्टार्ट किया, 1 to 8 जो सब्जेक्ट्स हैं उसका स्टार्ट किया, एंड ऐसे मल्टीपल टाइम्स करा। सो आई डिड, मतलब मैंने ये ट्राई किया प्रीलिम्स हो या मेंस हो, एटलीस्ट 3 4 5 रिविजन्स होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए। हाँ। अच्छा, जैसे कि अभी प्रीलिम 2026 जो है दिसंबर में है, जी। तो अभी कम से कम 8 महीने का टाइम बच्चों के पास है। तो प्रीलिम्स मेंस से कब प्रीलिम्स पे स्विच करें, अभी क्या करना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए, वो पूरी स्ट्रेटजी आज अगर आपका पेपर होता है इस जगह तो आप क्या करती है? अभी पेपर तो आपको देना ही है, हम्म। एसडीएम बनना है ना? हुँ, जी सर, मैं ट्राई करूँगी, बट ऐसा नहीं है कि मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अभी भी सैटिस्फैक्शन है क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस इस हिसाब से भरी थी। मुझे एक स्टेबल पीसफुल जॉब चाहिए था एंड वो है। तो मैं तो अभी अगेन अगर कई हद आपकी तक। स्ट्रेटजी अभी आपको भी देना है तो जी। आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अभी इनिशियली लाइक 8 मंथ्स है, तो इनिशियली 5 मंथ्स तक तो मेंस की प्रिपरेशन करें, एंड जिन लोगों का प्रीलिम्स बहुत टाइम से नहीं निकल रहा है तो वो लास्ट के 3 मंथ्स एटलीस्ट लगाएँ प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए। अभी तो मेंस में क्या पढ़े बच्चे? मेंस में आंसर राइटिंग करें डेली। मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ, तो जैसे ही प्रीलिम्स ओवर हुआ था मुझे देखिए ये सारी किताबें, इत, इतनी सारी आंसर राइटिंग्स मैं दिखा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि मेज किधर है, और ये सब आंसर राइटिंग यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ। देखिए कितने ज़्यादा फैक्ट लिखे गए हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल कमीशन इन जो भी सेंटर स्टेट, ये सारी जी। चीज़ें, अलग अलग कोचिंग की नोट्स भी, सारी नोट्स भी यहाँ दिख रही है। जी सर, और ये ये सब कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कितने सारे कंटेंट हैं और कितनी सारी चीज़ें इसमें, नोट्स कैसे बनाई गई है, छोटे छोटे नोट्स कैसे कैसे हाईलाइटेड किए गए हैं, एनजीओ का क्या रोल है, सिटीजन चार्टर क्या है, और ई गवर्नेंस क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये सर सब ये पूरा शॉर्ट नोट्स का मैं शॉर्ट नोट्स भी है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए ये बताइए इसमें? शॉर्ट नोट्स पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होने चाहिए, बट मेंस के टाइम पे 4 दिन में 8 पेपर लिखने होते हैं, तो और उन पेपर्स के बीच में रिवाइज भी करना होता है, तो पूरा सब्जेक्ट आप कैसे रिवाइज कर पाओगे जब तक आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है। तो ये सो मतलब इसीलिए ये सारी एक का शॉर्ट नोट्स है कि कई का शॉर्ट नोट्स है? नहीं नहीं, ये सब सब्जेक्ट वाइज सब हम्म। पर शॉर्ट नोट्स बने हैं, एंड उस शॉर्ट नोट्स में पूरा टॉपिक का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ डेटा फैक्ट्स फिगर्स देखिए होगा। डेटा बहुत ज़्यादा लिखा गया है इसमें, देखिए डेटा लिखा गया है और एकदम से मैपिंग की गई है, रोडवेज कहाँ कहाँ क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, और ओडीओपी है, इसके बाद ट्रिपल पी है, अर्बन देव है, एग्रीकल्चर का नोट्स है, और इसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से मैपिंग के थ्रू और छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में यहाँ लिखा गया है जिससे कि आपको प्रीलिम्स और मेंस सब में फ़ायदा करे। जी। तो इसको कैसे बनाती थी आप? सर इनिशियली तो मैंने लॉन्ग नोट्स ही बनाए थे, बट मल्टीपल जब आप रिवीजन करते हैं तो फिर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठने लगती हैं, फिर आपको बाद में उसको रिवाइज नहीं करना है, जो चीज़ें आप भूल रहे हैं उस नोट्स में सिर्फ उसको ही आपको इंक्लूड करना पड़ता है। तो एग्जाम के पहले हमें मोस्टली यही याद करना है, कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन पे इशूज़ सॉल्यूशंस ये सब हमको फिर से नहीं रिवाइज करना है एक बार जानने के बाद, सिर्फ उसका जो डेटा है कि कितनी पॉपुलेशन है, किस दर से बढ़ रही है, इस टाइप की चीज़ें हमको रिवाइज करनी है जस्ट बिफोर एग्जाम, तो उसका शॉर्ट नोट्स होता है, ये आप अच्छा, कर ये सकते यहाँ पे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जी। तो 3 महीने पहले प्रीलिम्स के लिए बच्चे क्या करें, अभी से बता दीजिए। प्रीलिम्स के लिए इनिशियली तो सारा बुक्स
एक बार आप रिवाइज कर लीजिए हम्म। बेसिक बुक्स, एंड आफ्टर दैट घटना चक्र को एटलीस्ट कितनी बार 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करना आप जरूरी कितनी है। बार रिवाइज की हो? मैंने सर कराया 4 to 5 टाइम्स, मैंने टारगेट बनाया था एंड मैंने किया भी। उसके बिना आई डोंट थिंक कि वो तो आप स्टिक तीन करेगा चार माइंड घंटे में। तो पढ़ने से काम तो नहीं चल गया होगा आपका? हाँ, मैं बता रही हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स क्लियर किया था, तो तब भी मेरा रिवीजन था। तो इस बार मुझे मैंने 3-4 टाइम्स इस बार भी किया है एक्चुअली। उस टाइम मुझे थोड़े दिन छुट्टी लेनी पड़ी थी बिकॉज मुझे पता था कि बिना मतलब ऑफिस के साथ तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो फिर मैंने छुट्टी लेके फिर किया उसको रिवाइज, बट मेरा टारगेट था, मैंने किया 3-4 जॉब के टाइम्स। साथ तैयारी हो सकती है। मुश्किल होती है, बहुत चैलेंजेस है, आपके हेल्थ भी बहुत इफेक्ट होती है बिकॉज आपको कंटिन्यूअसली वर्क करना है किसी ना किसी एरिया में। तो ये सब चैलेंजेस फेस किए हैं बहुत ज़्यादा, बट है मतलब मन में है अगर तो करना है फिर तो। कर सकते हैं। हाँ हाँ। और कोई चीज जो बच्चों को बताना चाहेंगे आप? और इसके अलावा तो ये बोलना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस और हार्डवर्क ये तो ज़रूरी ही है। प्रिपरेशन बिना इसके तो नहीं हो सकता है। एंड बाकी ड्रीम करिए, बट वो नहीं जो सोते हुए करते हैं, मतलब ऐसी ड्रीम करिए जो आपको सोने ना दे। ऐसे सपने देखिए जो आपको सोने न दे। जी। दूसरी बात, उन घर वालों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, अभिभावक के लिए क्या बोलना चाहेंगे, ससुराल और मायके वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ। मायके में भी बच्चियों को पढ़ने नहीं देते, मतलब उनको जो है बोझ समझते हैं, शादी जल्दी करो, जल्दी जाओ यहाँ से, घर से। जी जी तो जी। इसके लिए क्या आप संदेश देना इसके चाहती हैं? लिए मैं घर वालों को यही बोलूँगी कि आप मतलब टाइम दीजिए अपने बच्चे को, एंड बच्चों से ये बोलूँगी कि आप प्रूव करिए, मतलब आप एटलीस्ट इतना वर्क करिए कि आप नियर अबाउट पहुँच जाएँ, तब आपके घर वाले आप पे विश्वास दिखाएंगे। एंड एटलीस्ट प्रीलिम्स निकल जाए तो जी लगेगा कि अब मेंस निकलने जी। वाला है। इवन इफ प्रीलिम्स के 3-4 मार्क्स भी अगर आप नियर बाय पहुँच गए, तो भी फिर घर वालों का एक विश्वास होता है कि चलो नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा। तो ये सब करिए, एंड बच्चों से भी बोलना चाहूँगी कि आप शादी या जॉब या इन सबको एक लिमिटेशन ना समझिए। अगर आपको करना है एंड डेडिकेशन है और आप प्रयास भी करने का जज्बा है, तो फिर आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा रोल इसमें किसका रहा है आपकी सफलता की इस जर्नी में? आई थिंक भगवान का। क्योंकि बहुत चीज़ें मतलब हम लोग ट्राई करते हैं, बहुत सारे मतलब ह्यूमंस हाँ, करते हैं कोशिश, बट सब चीज़ें जो इनटू प्लेस जो फॉल होती हैं वो एट द राइट टाइम है, एंड उसके लिए हम किसी को भी उसका क्रेडिट दे ही नहीं सकते, किसी इंसान को तो नहीं दे सकते, मुझे ऐसा लगता है। आपके पति का कितना बड़ा रोल रहा बहुत है? बड़ा उनका भी रोल रहा है ऑब्वियसली। उनकी वजह से मैं अभी भी अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाई, एंड वो मेरे लिए अभी भी लकी हैं, एंड आई होप आगे भी लकी रहे मेरे लिए। आपका यूट्यूब अ, वही मैनेज करेंगे। जी। चैनल एंड किस नाम से है आपका यूट्यूब का? चैनल है श्रेया पीसीएस ऑफिशियल के नाम से। इंस्टाग्राम भी और यूट्यूब भी इंस्टाग्राम भी रहेगा और ना? यूट्यूब भी सेम। तो वहाँ से आप गाइडेंस देंगे बच्चों को? जी जी बिल्कुल। सारी नोट्स आपकी मिल जाएगी ना हाँ टेलीग्राम हाँ। पे आपके? हाँ हाँ, मतलब अभी मेरे थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, बट ग्रेजुअली मैं सब नोट्स एंड गाइडेंस अपलोड कर दूंगी, एंड जिसको जो भी डाउट्स हो वो भी उस पर पूछ सकता है। ननद भौजाई के रिश्ते पे क्या कहना चाहेंगे आप? ननद क्योंकि भौजाई आप का। दोनों का सिलेक्शन हुआ है हाँ हाँ और हाँ। पूरी मतलब समाज की निगाहें आप दोनों के ऊपर है कि आप क्या बयान देना चाहेंगे कि ननद भौजाई का जो रिश्ता है वहाँ पे एक तरीके से ये भी रहता है और एक तरीके से ये भी रहता है, तो ये रहा है तभी शायद यहाँ तक आप हाँ पहुंची हैं। अगर अगर आप हाँ घर आई होती, हाँ 36 का आंकड़ा होता, हाँ तब हाँ क्या होता बताइए? हाँ। नहीं, ननद भौजाई का रिश्ता एक दो-धारी तलवार है, तो आप किस टाइप की तलवार चूज करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। तो हम लोग ने तो मतलब अपने लिए मतलब एक कंफर्टेबल तलवार चुनी, जो कि आपस में नहीं बट अगेंस्ट द एग्जाम था। जी। तो ये चीजें रहती है। खैर, बहुत बड़ा रोल सबका रहता है और एक एग्जाम्पल आपने सेट किया, ये कई लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं आप। और वास्तव में ऐसे सिलेक्शन जब समाज में होते हैं तो और सारे सिलेक्शन से बहुत अलग होते हैं। और ये वास्तव में जब से रिजल्ट आया है तब से सबसे बड़ा सेंसेशन तो आप दोनों का ही पोस्ट, जिसके फीड पे जाइए, एक ही परिवार से दो दो अधिकारी बनना, तो ये आपके दोनों परिवारों के लिए बहुत खुशी की बात है। जी। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने अच्छे से, इतनी अच्छी तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई बहुत कम समय में, जो आपके साथ कैसे तैयारी करें, एक घर परिवार में कैसे अपने आप को एडजस्ट करके तैयारी करें, वो सारी चीज़ें आपने बताई। इंग्लिश माध्यम की आप छात्रा रही हैं और अब आप सफल हो चुके हैं सीटीयू की पोस्ट पे। इसके बाद भी आप अगले अटेम्प्ट को आप देंगी और उम्मीद करते हैं कि आप एसडीएम भी बने, लेकिन जो भी मिलता है भगवान उस उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, जी क्योंकि जी बहुत लोगों को ये भी नहीं मिलता। जी किसी के घर बिल्कुल खुशी आती, किसी के घर गम आता है, बिल्कुल। और खुशियाँ इस घर में आई हैं, इसके लिए भगवान का भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।